गुड आफ्टरनून विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट फर्स्ट में बॉटनी में अगला टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं ब्रायोफाइट। तो एल्गी के बारे में हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं, उनके सारे मेंबर हम कर चुके हैं और अब हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट जो बुक है उसमें ब्रायोफाइट की। तो ब्रायोफाइट क्या हैं, किस तरह के पादप हैं, कौन से माहौल में उगते हैं और अपना जीवन चक्र ये किस तरह से पूरा करते हैं, इनमें क्या क्या खूबियां हैं, इनके अंगों का उन अंगों की संरचना और उनके कार्य क्या हैं, ये सब हम ब्रायोफाइट में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम जानेंगे ब्रायोफाइट के आर्थिक महत्व और अन्य जो वर्ग हैं पादप वर्ग, जैसे शैवाल, जैसे टेरिडोफाइट या फिर एंजियोस्पर्म, उनके साथ इन पादपों की तुलना के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तुलना से मतलब है कि इनमें और जैसे एल्गी है तो इनमें अंतर क्या है, कौन कौन से लक्षणों की समानता है, कौन कौन से लक्षणों की असमानता है, तो ये सब हम ब्रायोफाइट के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। वैसे हम एल्गी में ब्रायोफाइट और एल्गी की समानताओं और असमानताओं के बारे में पढ़ चुके हैं। तो ब्रायोफाइट का हम देखते हैं पहले सामान्य परिचय और उसके लक्षणों के बारे में। ब्रायोफाइट जो है वो थैलोफाइट में आते हैं। किस में आते हैं? थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा का मतलब यही है कि ऐसे पादप जिनमें उनका पादप का शरीर यानी कि जो प्लांट बॉडी है वो किस प्रकार की है, तो थैलोफाइट से ही मतलब है थैलस प्रकार, यानी कि ऐसे पादप जिनमें पादप शरीर थैलसी प्रकार का यानी कि थैलसी स्वभाव का पाया जाता है। थैलसी स्वभाव वाले पादप वो होते हैं जिनमें सारी कोशिकाएं कैसी होती हैं? पैरेनकाइमेटस होती हैं, यानी कि सभी कोशिकाएं कौन से उत्तक से बनी होती है? मृदुत्तक से। ठीक है, क्योंकि मृदुत्तक जो है वो सरल प्रकार का उत्तक माना जाता है। जब हम बॉटनी में उत्तकों के बारे में पढ़ते हैं, जैसा आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो सेकेंड ईयर में आपकी सेकेंड जो बुक है उसके अंदर आप उत्तकों के बारे में पढ़ोगे, तो उत्तक बहुत सारे प्रकार के होते हैं वैसे देखा जाए तो, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: सरल उत्तक, जटिल उत्तक और जो विशिष्ट उत्तक हैं वो, यानी जिनको हम स्रावी उत्तक भी कहते हैं। तो जो पैरेनकाइमेटस हैं ये आते हैं सरल उत्तकों में, यानी उत्तक का सबसे सरल प्रकार है। और इसकी खास बात ये है कि जितने भी पादप शरीर या जीव का शरीर, या जीव से शरीर से मतलब है कि जितनी भी जीव कोशिकाएं हैं इस धरती पर, जीवन के लिए जितनी कोशिकाएं हैं, उन सब कोशिकाओं का जो मूल निर्माणकारी उत्तक होता है वो कौन सा होता है? मृदुत्तक ही होता है। यानी कि जितनी भी बाकी के उत्तक बनते हैं, बाकी की कोशिकाएं बनती हैं, वो सारी किससे बनती हैं? पैरेनकाइमेटस से ही उनका विकास होता है। यानी कि अगर हम आदि और प्रगत उत्तक की बात करें तो पैरेनकाइमेटस मोस्ट प्रिमिटिव टिश्यू है, यानी कि सबसे पुराना उत्तक है, यानी मूल निर्माणकारी उत्तक है। और मूल निर्माणकारी उत्तक से मतलब यही है कि जितनी भी आगे कई प्रकार के जो उत्तक कोशिकाएं, जैसे विशिष्ट कोशिकाएं हैं, विशिष्ट उत्तक हैं, जटिल उत्तक हैं, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम, सभी किससे बने हुए हैं? पैरेनकाइमेटस से ही बने हैं। बाद में जब उनमें विभेदन हुआ तो संरचना और कार्य के अनुरूप उनमें विभेदन हुआ, और विभेदन के फलस्वरूप कोई फ्लोएम कहलाया, कोई जाइलम कहलाया, कोई स्क्लेरेनकाइमा कहलाया दृढ़ोत्तक, या कोई हम बता सकते हैं जैसे कोलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा। लेकिन मूल रूप से सारे क्या हैं? ये मृदुत्तक ही होते हैं। पहले मृदुत्तक बनते हैं शुरुआत में और फिर उनमें विभेदन और विभाजन के फलस्वरूप आगे बाकी के उत्तकों का निर्माण होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो थैलोफाइट्स ऐसे पादप हैं जिनके अंदर उनका थैलसी प्रकार का पादप बॉडी पाया जाता है, पैरेनकाइमेटस कोशिकाएं होती हैं और इन कोशिकाओं में जल अधिक मात्रा में संचित रहता है। सरल कोशिकाएं हैं, पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं, इनमें रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, रसधानियाँ पाई जाती हैं और बाकी के सभी कोशिकांग इनके अंदर भी पाए जाते हैं। तो सबसे सरल प्रकार का उत्तक इन पादपों में पाया जाता है जो थैलोफाइट होते हैं। वो थैलोफाइट कौन कौन से हैं? जैसे एल्गी है, थैलोफाइट है। इसके अलावा जो फंजाई हैं ये भी थैलोफाइट है। ब्रायोफाइट्स ये भी देखिए आप थैलोफाइट्स में आ चुका है। और इसके अलावा लाइकेन्स जो हैं वो भी किस में आते हैं? थैलोफाइट में ही आते हैं।
तो ये मेनली जो है 4 प्रकार हैं थैलोफाइट में। थैलोफाइट के बाद फिर आगे जो है नेक्स्ट जनरेशन यानी अगली पीढ़ी अगर या विकास के जो पड़ाव हैं उनमें अगर हम अगले पड़ाव की बात करें तो थैलोफाइट्स के बाद आता है नंबर जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट का, फिर जिम्नोस्पर्म का, फिर आता है एंजियोस्पर्म का। ठीक है, टेरिडोफाइट को हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। थैलोफाइट में हम टेरिडोफाइट को शामिल क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये तो वे उत्तक हैं ये तो वे पादप हैं जिनमें सरल प्रकार का उत्तक पाया जाता है, यानी कि थैलसी स्वभाव पाया जाता है। अब सारे ही कोशिकाएं शरीर की अगर मृदुत्तक से बनी हो तो दूसरी अन्य जो उत्तक होती हैं वो इसमें एब्सेंट होती हैं। तो जैसे मान लो वैस्कुलर बंडल है तो वैस्कुलर बंडल इन पादपों में नहीं पाए जाते, वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता, यानी जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते, अन्य प्रकार के दृढ़ोत्तक नहीं पाए जाते, स्थूल कोणोत्तक इनके अंदर नहीं पाए जाते। मूल रूप से देखा जाए तो सभी कोशिकाएं किसकी बनी होती है? पेरेन्काइमेटस की बनी होती हैं। तो अब टेरिडोफाइट को इसलिए हम इसमें शामिल नहीं करते क्योंकि टेरिडोफाइट में जटिल उत्तक पाए जाते हैं, यानी वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, जाइलम फ्लोएम पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अन्य प्रकार के उत्तकों का समूह भी टेरिडोफाइट में मौजूद होता है, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे उत्तक पाए जाते हैं। और थैलस जो थैलोफाइट होते हैं उनमें केवल एक प्रकार का उत्तक पाया जाता है, यानी मृदुत्तक। ठीक है, तो इसलिए टेरिडोफाइट और फिर टेरिडोफाइट से आगे जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से आगे एंजियोस्पर्म। तो थैलोफाइट में है शामिल ब्रायोफाइटा। अधिकतर जो ब्रायोफाइट हैं वो सारे कैसे हैं? मृदुत की हैं। तो देखते हैं ब्रायोफाइट जो वर्ड है वो सबसे पहले किसने दिया था? तो ब्रायोफाइट का जो शब्द है वो दिया था ब्राउन ने। इसको ब्रायोफाइटा का जनक भी कहा जाता है, इसका नाम है ब्राउन। और ये जो शब्द जो मिला था ब्राउन द्वारा ब्रायोफाइट, ये मिला था 1864 में। ठीक है, अब आगे देखते हैं ग्रीक जो वर्ड है, 2 शब्द ब्रायोन और इसके साथ साथ फाइटोन, ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। 2 शब्द कौन कौन से हैं वो? एक तो है ब्रायोन प्लस फाइटा। तो ब्रायोन इसको हम कहते हैं मॉसेज और फाइटा का मतलब होता है पादप, यानी कि मॉस पादप। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा क्या है? मॉस पादप है। इनको सामान्य रूप से हम क्या क्या नाम बता सकते हैं? तो इनको लीवर वर्ड्स कहते हैं, ठीक है, इनको हॉर्न वर्ड्स भी कहते हैं और इनको मॉसेज भी कहते हैं। ये इनके सामान्य नाम हैं। ब्रायोफाइटा को सामान्य नामों से अगर जाना जाता है तो कौन से नाम है वो? लीवर वर्ड। तो लीवर वर्ड जैसे मार्केंसिया होता है, ठीक है, मार्केंसिया, रिक्सिया, ये लीवर वर्ड है। ठीक है, इसके अलावा हॉर्न वर्ड, तो हॉर्न वर्ड में जैसे आ जाता है एंथोसिरोस, ये हॉर्न वर्ड में आता है। और मॉसेज में कौन कौन से आ जाएंगे? मॉसेज में आ जाता है स्फेग्नम और फ्यूनेरिया। ठीक है, उसके अलावा और भी हैं जैसे पोरेला। तो ये सारे आ जाते हैं किसमें? मॉसेज में। तो देखिए लीवर वर्ड इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें थैलस की जो आकृति है वो लीवर जैसी होती है। हमारे शरीर में लीवर होता है, यकृत जिसको हम कहते हैं, तो उसको जब हम बाहर से उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो वो हमें जिस प्रकार का दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार से मार्केंसिया और रिक्सिया के जो मुख्य थैलस होते हैं, मुख्य पादप हैं, वो पाए जाते हैं। इसके बाद है हॉर्न वर्ड। तो हॉर्न वर्ड इनको क्यों कहते हैं? हॉर्न वर्ड्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऐसे पादप हैं जिनके अंदर संग जो हॉर्न है, हॉर्न का मतलब क्या है? सींग। तो सींग जैसे थैलस पाए जाते हैं और साथ ही साथ इनके अंदर सींग जैसे स्पोरोगोनियम भी होते हैं। स्पोरोगोनियम या जिसको हम स्पोरोफाइट भी कह सकते हैं। तो स्पोरोगोनियम और स्पोरोफाइट की आकृति कैसी होती है? सींग जैसी होती है, इसलिए इनको हम सींग या हॉर्न वर्ड्स कहते हैं। और मॉसेज फर्न होती, जो फर्न तो नहीं कहेंगे, मॉसेज ही कहेंगे। तो मॉसेज जो हैं स्फेग्नम और फ्यूनेरिया जैसे पादप हैं, ये नमी वाले माहौल में रहते हैं, ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पर जल ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है, नमी पाई जाती है। और इनका थैलस स्वभाव कैसा होता है? इनका थैलस स्वभाव लीफी होता है। लीफी का मतलब होता है पर्णिल, यानी कि पर्णिल थैलस पाया जाता है। अब भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि शुरू में मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर थेल्सी स्वभाव होता है, ठीक है। तो थेल्सी और पर्निल दोनों प्रकार के ब्रायोफाइट में स्वभाव पाए जाते हैं। थेल्सी स्वभाव के कौन कौन से हैं? मार्केंसिया, रिक्सिया, ये थेल्सी स्वभाव के हैं। एंथोसिरोस ये भी थेल्सी स्वभाव का है। और ये सारे कैसे हैं? ये सारे लीफी स्वभाव वाले हैं, यानी कि इनमें जब आप पादप को देखोगे तो आपको यूँ लगेगा जैसे कि बहुत सारी पत्तियाँ एक जगह इकट्ठी हो गई हैं, पत्तियों जैसे स्वभाव इनके अंदर पाया जाता है, इसलिए इनको लीफी थेलस कहते हैं और ये कहलाते हैं थेल्सी स्वभाव वाले, ठीक है। थेलोइड प्रकार भी इसको बोला जा सकता है। तो ब्रायोफाइट में दोनों प्रकार के थेलस स्वभाव पाए जाते हैं। आगे चलते हैं तो मॉस जैसे पादप हैं और जो ब्राउन है उसने क्या किया था? तो शब्द तो दिया था ब्राउन ने, उसके साथ साथ इसने एक कबाड़ा कर दिया था। वो ये था कि इसने क्या किया? एल्गी और उसके साथ साथ फंजाई और लाइकेन, ठीक है, और खुद ब्रायोफाइट। तो इन चारों को इन्होंने क्या कर दिया? एक जगह रख दिया था, यानी कि एक ही जो वर्ग है उनके अंदर इसको रख दिया। इन चारों को इसने क्या कहा? इन चारों को इसने ब्रायोफाइटा कहा, मिलाकर ब्रायोफाइटा कहा था। ब्राउन ने जो शब्द दिया था ब्रायोफाइट वो इन चारों के लिए दिया था, यानी कि एल्गी, फंजाई, लाइकेन और मॉसेज, ये चारों एक वर्ग में आते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रायोफाइट कहते हैं। ये किसने कहा? ये ब्राउन ने कहा। उसके बाद देखिए, जो सर्वप्रथम इसको एक प्रभाग का स्तर किसने दिया? एक डिवीज़न, जैसे हम पढ़ते हैं ना किंगडम, तो प्लांटी हो गया, फिर डिवीज़न यानी प्रभाग हो गया। तो प्रभाग में जैसे एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म कौन से प्रभाग का है? तो ये ब्रायोफाइट पे है। तो ब्रायोफाइट जो प्रभाग है ये किसने बनाया था? इसने तो ये प्रभाग नहीं बनाया था, इसने सिर्फ ये कहा था कि एल्गी, फंजाई, लाइकेन और मॉसेज क्या है? ब्रायोफाइट है, ठीक है। लेकिन इसका तर्क गलत था। इसके बाद हिकल नामक एक वैज्ञानिक, जिसने 1866 में, हिकल एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है इसका ब्रायोफाइट का, इसने क्या किया? टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट, ठीक है, ये दोनों नाम जो हैं 1866 में इसने, हिकल ने 1866 में ब्रायोफाइट के साथ साथ एक और नाम दिया था टेरिडोफाइट, ठीक है। यानी ब्रायोफाइट तो खैर होते ही हैं और एक और प्रकार के भी पादप स्वभाव वाले पादप हैं जो कि कहलाते हैं क्या? टेरिडोफाइट, ठीक है। लेकिन इसने भी क्या किया? ब्राउन की तरह इसको, जैसे ब्रायोफाइटा एक प्रभाग नहीं बनाया, ब्राउन ने सिर्फ ये कहा कि ये सारे मिलकर के ब्रायोफाइट कहलाते हैं। उसी तरह से हिकल ने क्या कहा कि टेरिडोफाइट, ठीक है, टेरिडोफाइट और एल्गी, फंजाई, लाइकेन और मॉसेज, ये सारे मिलकर के किस में आते हैं? टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में आते हैं। यानी कि जैसे टेरिडोफाइट अलग हो गया और ये चारों किस में शामिल हो गए? ब्रायोफाइट में हो गए। तो फिर देखिए, ब्राउन और उसके साथ साथ हिकल ने प्रभाग के रूप में इसको, ब्रायोफाइट को नहीं बताया था। तो इसको प्रभाग के रूप में सबसे पहले किसने बताया? तो सिम्पर नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, सिम्पर, इसने 1879 में ब्रायोफाइट को किसका दर्जा दिया? ब्रायोफाइट को प्रभाग, ठीक है। प्रभाग किसने बताया था? प्रभाग बताया था सिम्पर ने, ठीक है। ये कहा था ब्रायोफाइट ने कि ये प्रभाग का स्तर है, यानी कि ये एक प्रभाग है जिसके अंदर कई तरह के पादप होते हैं। लेकिन सिम्पर ने यहाँ इसकी स्पष्टीकरण नहीं दिया कि कौन से पादप होते हैं ब्रायोफाइट में, एक्चुअल में कौन से पादप होते हैं? एल्गी, फंजाई, लाइकेन, मॉसेज चारों होते हैं या केवल मॉसेज होते हैं? तो इस प्रकार से इसने केवल क्या किया? सिर्फ इसको एक प्रभाग बताया। अब देखिए, ब्रायोफाइट प्रभाग में इसने अपनी तरफ से इनको छोड़ दिया, यानी जब इसने इसको प्रभाग नाम दिया था तो फिर सिम्पर ने क्या किया? इनको छोड़ दिया, ऊपर वालों को छोड़ दिया, केवल किसको शामिल कर लिया? एक बार मॉसेज को शामिल कर लिया। और सिम्पर ने ये कहा
कि ये जो ब्रायोफाइट है इनके अंदर लीवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स और मॉसेज ये पाए जाते हैं। ठीक है, मॉसेज, लीवरवर्ट और हॉर्नवर्ट किस में पाए जाते हैं? ब्रायोफाइट में पाए जाते हैं। ये बात बताई थी किसने? सिम्पर ने। तो प्रभाग स्तर किसने दिया था? सिम्पर ने। ब्रायोफाइटा शब्द किसने दिया? ब्राउन ने। और टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइटा दोनों शब्द एक साथ यूज़ कब किए थे? हेकल ने 1866 में। आगे चलते हैं और जानते हैं ब्रायोफाइट के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें। तो देखिए, इसके अंदर लगभग 960 वंश हैं। कितने वंश? लगभग 960 वंश। और जातियां भी बहुत सारी हैं इसके अंदर। लगभग 24,000 जातियां वर्ल्ड वाइड पाई जाती हैं, यानी पूरे विश्व में पाई जाती हैं। ये कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि विश्वव्यापी, यानी कि विश्व में सब जगह पाई जाने वाली। तो इसके अंदर लगभग 960 वंश और 24,000 जातियां हैं। और पादप कैसे होते हैं? पादप देखिए स्थलीय, ठीक है, छोटे व कोमल स्वभाव वाले होते हैं। ठीक है, स्थलीय होते हैं, छोटे व कोमल स्वभाव वाले होते हैं। क्योंकि कोमल स्वभाव वाले इसलिए होते हैं कि एक तो इनके अंदर मृदुतक होता है, सारी कोशिकाएं मृदुत की होती हैं, एक तो ये कारण हो गया। दूसरा, ये अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? अधिकतर ये पाए जाते हैं नमी वाले स्थानों पर, जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, 80 से 90%। ठीक है, 80, 90, 95, यानी कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर 100% आर्द्रता पाई जाती है, तो वहाँ पर भी ब्रायोफाइट पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये अधिकतर कहाँ होते हैं? तो देखिए, जो ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, ठीक है, यानी उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण क्षेत्र, गर्म स्थान, ज़्यादातर ऐसे इलाके जहाँ पर बारिश तो खैर होती है लेकिन नमी ज़्यादा होती है, उमस का माहौल रहता है, ऐसे स्थान होते हैं। उपोष्ण क्षेत्र भी उनको हम बोल सकते हैं, यानी गर्मी खूब होती है, बारिश भी है लेकिन गर्मी भी है, नमी भी है। तो ऐसे स्थानों पर ब्रायोफाइट अधिक मात्रा में या अधिकता में मिलते हैं। और ये हमेशा कौन से एक स्वभाव होता है इनका? यूथी स्वभाव। तो ये कौन से स्वभाव में मिलते हैं? ये स्वभाव होता है इनका यूथी स्वभाव, यानी ये समूहों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? समूहों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये समूहों में पाए जाते हैं, यानी जहाँ पर ये आपको मिलेंगे तो वहाँ पर एक साथ समूहों में ये पाए जाते हैं। इनका यही स्वभाव समूहों में पाए जाने वाला कहलाता है यूथी स्वभाव, यानी कि यूथ में रहते हैं ये। और इनको जीवन चक्र पूरा करने के लिए, जीवन चक्र के लिए आवश्यक क्या है? तो इनको जीवन चक्र पूर्ण के लिए, ठीक है, जीवन चक्र पूर्ण के लिए आवश्यक क्या है? इनको जल है। ठीक, तो जल इनको चाहिए ही चाहिए होता है अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए। और ये पादप जगत के क्या कहलाते हैं? पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। पादप जगत के उभयचर इसलिए कहते हैं क्योंकि वैसे तो ये स्थल पर होते हैं, स्थल पर पक्की ज़मीन पर पाए जाते हैं, लेकिन इनको अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए, यानी अपने युग्मकों को, नर युग्मकों को मादा अंडदानी या मादा युग्मक तक पहुंचाने के लिए जल की आवश्यकता होती है, यानी कि निषेचन के लिए इनको जल की आवश्यकता होती है। और इसीलिए ये पादप जगत के क्या कहलाते हैं? उभयचर कहलाते हैं। दूसरा, ऐसी बात नहीं है कि ये केवल स्थल पे ही मिलते हैं, ये नमी वाले स्थानों में होते हैं। तो वहाँ पर हम सब जानते हैं कि जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, जहाँ बारिश अधिकता में होती है, तो वहाँ पर ज़्यादातर जल उपस्थिति रहता है, मौजूद रहता है, चाहे वो किसी भी माहौल में रहे, किसी तरह के माहौल में रह सकता है, वो दलदली रूप में हो सकता है। ठीक है, वो नदियों के आसपास जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर हो सकता है, ह्यूमिडिटी के रूप में भी ये मौजूद रहता है। ज़मीन पूरी तरह से क्या होती है? पानी से तर होती है, वहाँ पानी होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उस सतह पर ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 सेंटीमीटर के बाद जो है पानी का एक लेवल आ जाता है। तो वहाँ पर ऐसे स्थानों पर इस तरह के जो पादप हैं ब्रायोफाइट ये पाए जाते हैं। तो इसलिए
इनमें जल का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है निषेचन के लिए भी, साथ ही साथ इनको कोमल और मृदु बनाए रखने के लिए भी इनको जल की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि ये क्या कहलाते हैं, पादप जगत के उभयचर। अब देखिए, इनको पादप जगत के पायोनियर भी कहते हैं, पादप जगत के पायोनियर। पायोनियर इसको इसलिए कहते हैं पादप जगत के, क्योंकि ये पहले वो पादप हैं जिन्होंने स्थल पर अपने आप को जीवित रखा, अपने आप को जीवित रखने की क्षमता को हासिल किया, यानी अपने आप को सर्वाइव किया, स्थलीय क्षेत्रों में अपने आप को स्थापित किया, स्थल में रहने योग्य बनाया, उसके अकॉर्डिंग अपने अंदर अनुकूलन उत्पन्न किए। इसीलिए इनको पादप जगत के क्या कहते हैं, पायोनियर कहते हैं। यानी इन्होंने स्थल पर रहने के लिए अपने आप को कैसा बनाया, स्थल के अनुरूप बनाया। ठीक है, सबसे पहले थे ये पादप जिन्होंने स्थल पर अपने आप को रहने के लिए क्या कहा, अनुकूल बनाने की कोशिश की और अनुकूल बनाया भी। उससे पहले अगर हम देखें, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, पादप जगत के पायोनियर क्यों हैं। तो देखिए, उससे पहले के जो पादप हैं, जिसमें एल्गी भी आती हैं, जिसमें फंजाई भी आती हैं, जिसमें लाइकेन भी आती हैं, तो ये ऐसे पादप हैं जिनको जल की अधिक मात्रा की ज़रूरत होती है। ठीक है, लेकिन ब्रायोफाइट अधिकतर समय कहाँ रहते हैं, स्थल पर रहते हैं। और जल की आवश्यकता कब होती है इनको, जल की आवश्यकता इनको सिर्फ दो ही चीज़ों में होती है, एक तो थोड़ी बहुत कोमलता को बनाए रखने के लिए, और दूसरा जो निषेचन है उसके लिए इनको जल की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जो एल्गी, फंजाई और लाइकेन है, तो कोमल तो वो भी होते हैं, मृदुत की स्वभाव तो उनमें भी होता है, तो उनको जल की आवश्यकता क्यों ज़्यादा है और ब्रायोफाइट को जल की आवश्यकता क्यों कम है। तो उसका भी एक देखिए कारण है, एक लॉजिक है। जो एल्गी होती हैं वो बहुत सारी होती हैं, वैसे देखें तो ये भी ग्रुपिंग करती है, ग्रुप में रहती हैं, लेकिन अधिकतर जो एल्गी हैं, मोस्ट एल्गी जो हैं वो कहाँ होती हैं, जल में होती हैं, चाहे वो साफ जल में हो, चाहे वो खारे पानी में हो, यानी कि समुद्री जल में हो, लवणता वाले में हो। जो पादप हैं उनका मूल स्वभाव क्या है, एल्गी का, उनका मूल स्वभाव है जलीय। ठीक है, इसी तरह से जो फंजाई हैं उनका भी मूल स्वभाव कैसा है, जलीय है। बीजाणु द्वारा ये जनन करते हैं अधिकतर समय, तो बीजाणुओं द्वारा जनन करते हैं, तो इनको तो जल की आवश्यकता रहती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि फंजाई को भी जल की अधिक आवश्यकता है, और फंजाई और एल्गी दोनों मिलकर ही बनाते हैं लाइकेन, तो उसको तो जल की आवश्यकता रहेगी। अब रही बात ब्रायोफाइट की, तो इनको ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती है, इनको निषेचन के लिए जल की आवश्यकता होती है। दूसरा, ये यूथी स्वभाव वाले होते हैं, तो यूथी स्वभाव का एक फ़ायदा ये होता है कि ये बहुत सारी संख्या में उगते हैं, बहुत सारी संख्या में ये पनपते हैं। तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ते रहेंगे, पनपते जाएंगे, पीछे वाले जो हैं वो धीरे धीरे क्या है, सूखते जाएंगे। तो इस तरह से इनके अंदर ये चक्र चलता रहता है, ये एक पीढ़ी का ख़त्म होना, दूसरी पीढ़ी का बनना, ये सब चलता रहता है। इसलिए इनको जल की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन निषेचन के लिए इनको जल चाहिए। तो ज़्यादातर जो इसके लक्षण हैं वो कैसे हैं, स्थलीय स्वभाव वाले हैं, और बहुत कम लक्षण इसके कैसे हैं, जलीय स्वभाव वाले हैं। तो पादप जगत के पायनियर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये वो पहले पादप हैं जिनमें स्थलीय स्वभाव के लक्षण ज़्यादा मात्रा में पहली बार उत्पन्न हुए थे। ठीक है, स्थलीय स्वभाव इनके अंदर सबसे पहले आया था ब्रायोफाइट में, इसलिए इनको पादप जगत के पायनियर कहते हैं। और इस स्थलीय स्वभाव का इन्होंने फ़ायदा उठा करके अपने आप को स्थल पर रहने योग्य बनाया भी। अब उससे आगे चलें तो टेरिडोफाइट तो स्थल पर ही होते हैं, जिम्नोस्पर्म भी स्थल पर होते हैं और एंजियोस्पर्म भी स्थल पर होते हैं। तो उनका एक अलग सिस्टम है, उसके अंदर तो परागण भी बहुत सारे अलग अलग तरह से होता है, निषेचन की प्रक्रिया भी अलग अलग प्रकार की हैं, तो उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, विविधता बहुत ज़्यादा है। हम यहाँ देखें तो बहुत सी कॉमन सी बात है। इसके बाद देखिए, पादप जगत में जो ब्रायोफाइट है वो समुद्री जल में नहीं पाए जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, समुद्री जल में, केवल समुद्री जल में नहीं पाए जाते। ये क्यों बोला गया है, वो इसलिए बोला गया है क्योंकि स्थल पर
जल हो सकता है, आसपास माहौल में मौजूद हो सकता है, या कुछ ऐसे जलजली और जलाक्रांत भूमि वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर ये हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये समुद्री जल में नहीं पाए जाते क्योंकि ये ज़्यादा लवणता को सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये समुद्री जल में नहीं पाए जाते। और फिर दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है क्योंकि इसके अंदर अधिकतर स्वभाव कैसा है, स्थलीय स्वभाव है, यानी कि अधिकतर लक्षण कैसे हैं, स्थलीय स्वभाव वाले हैं। इसलिए भी हम कह सकते हैं कि ये कहाँ नहीं पाए जाते, जल में या समुद्री जल में बहुत कम होते हैं। तो समुद्री जल में तो बिल्कुल भी नहीं होते, लेकिन हाँ साफ जल में थोड़े बहुत ये पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए, इन पादपों में वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं, वैस्कुलर टिश्यू इनके अंदर नहीं पाए जाते हैं। तो ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू नहीं होते हैं, केवल क्या होता है, मृदुतक होता है। और इसका एक लॉस भी है इनको, वैस्कुलर टिश्यू अगर इसके नहीं मिलते हैं तो इसका एक नुकसान ये है कि वैस्कुलर टिश्यू जिन पादपों के मिल जाते हैं, जैसे टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनके मिल जाते हैं, तो इनके वैस्कुलर टिश्यू मिलने से इनके फॉसिल भी मिल जाते हैं, यानी कि जीवाश्म भी मिल जाते हैं। यानी पुराने समय में अगर ये कुछ पादप विलुप्त हो गए थे, जैसे टेरिडोफाइट में हो गए, ट्रायोपटेरिस वगैरह पादप, तो इनके जो मूल स्वभाव का जो कुछ अंश है वो वहाँ से जीवाश्म के रूप में अलग अलग जगहों से प्राप्त भी हुआ है। तो इनके जीवाश्म प्राप्त नहीं हो पाते हैं ब्रायोफाइट के, क्योंकि इनके अंदर वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है, ठीक है। अब देखिए, वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है और इसीलिए इसकी उत्पत्ति का जो पुराना इतिहास है तो वो अच्छी तरह से अभी भी किसी को पता नहीं है कि ये किस तरह से उत्पन्न हुए, किस तरह से इनकी उत्पत्ति हुई, किस तरह से अपने आप को इन्होंने सर्वाइव किया। पूरी जानकारी अभी तक किसी को इसीलिए नहीं है क्योंकि इनकी जीवाश्म नहीं मिल पाते हैं। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं, आगे आता है इसमें विशिष्ट लक्षण। तो विशिष्ट लक्षणों के लिए जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि अधिकतर कैसे होते हैं, ये छायादार नमी वाले स्थानों पर यूथी प्रकृति में पाए जाते हैं, यानी समूहों में पाए जाते हैं, चट्टानों पर पाए जाते हैं, वृक्ष के तनों पर पाए जाते हैं। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। कुछ जातियां ऐसी भी हैं जो जलीय, बिल्कुल जलीय स्वभाव वाली पाई जाती हैं, जैसे रिक्सिया फ्लूटेंस, ये जल में पाई जाती हैं। जल में पाई जाने वाली कुछ जातियों के नाम आपको याद रखने चाहिए, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, कंपटीशन लेवल में भी पूछे जाते हैं। तो ब्रायोफाइट जो हैं उसमें जलीय स्वभाव वाली कौन सी हैं, तो देखिए एक तो है इसके अंदर रिक्सिया फ्लूटेंस, ये एक जाति है जो कैसी है, जलीय है, ठीक है, जलीय स्वभाव इसका पाया जाता है। इसी तरह से रिक्सियो कार्पस नेटेंस, ये भी एक जाति है, रिक्सियो कार्पस नेटेंस, ठीक है, ये भी कैसी है, ये भी जलीय स्वभाव वाली होती है। अब कुछ पादप, कुछ ब्रायोफाइट ऐसे भी हैं जो चट्टानों और वृक्षों की छालों पर बिना ही जल के कई कई सालों तक अपने आप को जीवित बनाए रखते हैं। तो ये हैं पोरेला, ठीक है, इनको जलीय लंबे समय तक, ऐसे लिख सकते हैं, लंबे समय तक बिना जल के रह सकते हैं, ठीक है, लंबे समय तक ये कैसे रह सकते हैं, बिना जल के रह सकते हैं। आगे है इनका स्वभाव। तो स्वभाव से हम देखते हैं इसका थैलस, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, थैलस जो है वो दो प्रकार का इनके अंदर पाया जाता है। थैलस कितने प्रकार का होता है, थैलस होता है टू टाइप्स थैलस होता है। पहला कौन सा है, थैलोइड, जिसको हम थैलस ही कहते हैं, और दूसरा होता है इसमें लीफी, यानी पर्णिल, ठीक है, ये होता है दूसरा। तो पहला स्वभाव है थैलस, तो थैलस प्रकृति के होते हैं। थैलस प्रकृति के जो होते हैं वो अधोस्तर पर किससे जुड़े रहते हैं, अधोस्तर पर ये राइजोइड से संलग्न रहते हैं, यानी कि नीचे राइजोइड्स होती हैं इनके, और ये राइजोइड से क्या करते रहते हैं, जल का अवशोषण करते रहते हैं, क्योंकि अंदर के ऊतकों कोशिकाओं को जल की आवश्यकता तो रहेगी। और दूसरे जो पादप हैं जो पर्णिल हैं
ये शाखाओं पर, तनों पर या किसी सहारे पर लटके हुए पाए जाते हैं, पर्णिल स्वभाव में पाए जाते हैं। धरती पर जो सबस्ट्रेटम है उस पर स्फेग्नम जैसे कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर राइजोइड्स होते हैं, अपने आप को अधोस्तर पर चिपकाए रखते हैं। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही, कल हम बाकी का करेंगे।